Goal, nation's leading institute. Hello students, welcome to the discussion session of Sport Test 13. Myself Ravi Sinha, Faculty of Organic Chemistry at Goal Institute. जैसा कि पहले भी हम लोगों ने पेपर का डिस्कशन दिया है, अभी स्पोर्ट 13 का पेपर का डिस्कशन दे रहा हूं जो 19 अप्रैल को हुआ था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में का जो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं बच्चे, तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में जब आप देख रहे हो तो इसमें पूछा जा रहा है कि कार्बन C2 एंड C3 बॉन्ड्स आर मेड बाय विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल। तो अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान देना है कि यहां आपको नंबरिंग नहीं किया हुआ है, यानी CH3, CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। जैसे बहुत बार क्वेश्चन में नंबरिंग कर दिया रहता है और क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 2 3 4 या जो भी है, या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। यहां नंबरिंग नहीं किया है तो यहां पे सबसे पहला जो गलती आप कर सकते हैं वो है इसके नंबरिंग में। और नंबरिंग के लिए यहां ध्यान रखना होगा कि कार्बन का ये जो डबल बॉन्ड का नंबर और ट्रिपल बॉन्ड का नंबर सेम है। और हम रूल जानते हैं कि अगर सिमिलर होता है पोजीशंस डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का, तो प्रायोरिटी हम लोग किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5 6। अगर ऐसा नहीं रहता, अगर कुछ ऐसा रहता मॉलिक्यूल, ये थर्ड पे रहता और सेकेंड पे रहता ट्रिपल, तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड को। क्लियर है? याद रखिएगा, इसके लिए रूल होता है यूपीएससी का कि जो बॉन्ड पहले आ जाए उसको प्रायोरिटी देंगे लो पोजीशन होने के लिए। हाँ, लेकिन अगर दोनों का बराबर आ जाए, यानी डबल का भी और ट्रिपल का भी, तो हम लोग बोलते हैं कि डबल को प्रायोरिटी मिल जाता है ट्रिपल के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेटिकली बात करता है। तो चलिए, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको C2 एंड C3। तो C2 और C3 में देखोगे तो C2 तो हो गया आपका sp2 और C3 हो गया आपका sp3, यानी ये बना हुआ है किससे? तो sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से, जो कि 24 का ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा इस पे हम लोग इलेबोरेट भी करने जा रहे हैं। जब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा तो बच्चे इलेबोरेट जरूर मैं हम लोग करूंगा। यहां से क्वेश्चन बोला जा रहा है 25 में CH3 CH2I KOH एक्वस एंड देन इसका बना दिया अल्कोहल, यानी CH3 CH2I का मतलब हो गया इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन अगर KOH से करते हैं, कौन सा? एक्वस से, यानी कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है। यानी ये OH माइनस आकर क्या करेगा? इस I माइनस को सब्स्टिट्यूट करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH2OH, साथ में क्या होगा? KI। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट भी, रिएक्टेंट भी और रिएजेंट भी सब कुछ दे रखा है। एक कंप्लीट रिएक्शन दिया है। क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? तो दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये तो चलो भाई यहां समझ गए ऑप्शन नंबर 2। अब क्या इससे रिलेटेड और क्या क्या अपने पास क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इसी के जैसा? ठीक है, तो अब थोड़ा ध्यान देना। अगर ये बेंजीन है बच्चे और इस जगह पर आपको लिख दे ऐसे हाइड्रोजन रहे या नहीं, और यहां दे दिया जाए Cl2AlCl3 और यहां रख दिया जाए क्लोरोबेंजीन। अब पूछा जाए कौन सा रिएक्शन हुआ ये, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब अगर एक यहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया जाए और इस जगह पे HCl दे दिया जाए या HBr दे दिया जाए और ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये क्या हुआ, तो यहां बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ लो बात? उसके बाद एक कार्बोनाइल कार्बन दे दिया जाए, मान लो यहां R है, यहां H है, और एक न्यूक्लियोफाइल दे दिया जाए, मान लो CH3 MgBr, और ये अटैक किया, ये अल्कोहल बनाया और कुछ ऐसा बन रहा है CH3। तो अब ये पूछा कौन सा रिएक्शन हुआ, तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है बात? तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहता है तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होने जा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होने जा रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्लियर है? तो अभी तो 25 के लिए जो था वो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट था, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी रिएक्शंस को हम लोगों ने देखा है। तो ये रिएक्शंस देखना आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर के बाद। 25 नंबर के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर 26। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। कहा जा रहा है नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड बाई। कैसे एस्टिमेट करेंगे तो हमें याद रखना होगा, इसको बोलते हैं डुमास मेथड। अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि सबके बारे में थोड़ा बता रहा हूं। पहला दिया हुआ है बच्चा लिबिक्स मेथड। लिबिक्स मेथड जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए एस्टिमेशन के लिए किया जाता है प्रोसेस, उसे बोलते हैं लिबिक मेथड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए हम लोग यूज करते हैं लिबिक मेथड। क्लियर है बात। उसके बाद दिया हुआ है आपको एल्विस मेथड, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन के लिए। डुमास मेथड तो नाइट्रोजन देख लिए। कैरियस मेथड होता है हैलोजन के लिए। तो ये एक एक लाइन में आपको ध्यान रखना है। तो यहां नाइट्रोजन के लिए क्या होगा 26 के लिए ऑप्शन नंबर बनेगा आपका थर्ड। क्लियर है। चलें 27 नंबर तो समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में पहला क्या बोला जा रहा है वो समझो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, यानी यहां पे हमें करेक्ट नहीं चूज करना है। यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो दिया हुआ या इनकरेक्ट जो रिएक्शन स्कीम दे रखा है वो गलत, वो हमें चूज करना है। ठीक है, रॉन्ग मतलब यहां पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है। तो अब देखो जो हमें आंसर बनाना है और आंसर बनाने के दौरान जो हमें लग रहा है कि गलत आंसर दे रखा है वही इसका करेक्ट आंसर होने जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो होगा 27 के लिए आपके पास यहां पर दे रखा है एसिड स्ट्रेंथ पहला। तो देखिए बच्चे एसिड स्ट्रेंथ यानी जो पहले ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन कैसा काम करेगा माइनस आई। उसके बाद फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड के बारे में याद रखिएगा कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है किससे, एसिडिक एसिड से, और इनफैक्ट किससे, बेंजोइक एसिड से भी। ठीक है, तो ये फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड का हमेशा कहीं ना कहीं कंपैरिजन आपको मिलते रहता है। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है एल्कोहल का ज्यादा हो रहा है एल्डिहाइड से, गलत हो रहा है। यहाँ पे एल्कोहल और एल्डिहाइड में बात करें तो एल्डिहाइड का ज्यादा होता है एल्कोहल से। ठीक है, एल्डिहाइड का ज्यादा होगा अल्कोहल से। तो ये पहला जो बॉइलिंग पॉइंट दे रखा था ऑप्शन नंबर 2 में यही गलत दिया हुआ है और अपने लिए यही आंसर है। ठीक है, ठीक जो चूज करना है यानी जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसी को चूज करना है। आ जाते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। तो फर्स्ट में दे रखा है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो एसिड, कंजुगेट एसिड इन वाटर, जितना ज्यादा नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा क्या करेगा यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। तो बिल्कुल सही बात है, स्टेबल है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आपके पॉलीमर चैप्टर से दे रखा है। नाइलॉन 6 जो होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से फॉर्म करता है। पॉलिथीन एंड देन बुना एस, तो ये यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सीक्वेंस सही है। तो इसमें करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2, क्योंकि ऑप्शन 2 में बॉइलिंग पॉइंट का जो सीक्वेंस है वो गलत दिया हुआ है। एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड का ज्यादा होगा, सॉरी एल्डिहाइड एंड अल्कोहल में एल्डिहाइड का ज्यादा होगा ना कि अल्कोहल का, जो कि क्वेश्चन में दिया रहा अल्कोहल का ज्यादा। आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर समझते हैं। 28 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए क्वेश्चन है। लगता है कि इस लेवल पे नीट के समय पे आ जाने के बाद लगता है कि ये तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी पूछा जा रहा है, बहुत छोटा सा बात है, रियल में बहुत छोटा सा बात है, लेकिन ये कंफ्यूजन का जगह है। तो समझते हैं इसको कंफ्यूजन कैसे दूर करना है। जैसे देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन C डबल बॉन्ड क्या है, H है, सही है। उसके बाद अगला दे रखा है CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CO माइनस देन H, ये भी बिल्कुल। एंड देन अगेन दे रहा है CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CO प्लस और H। तो देखिएगा सबसे सिंपल सा पॉइंट है बच्चे, यहाँ पे जो गलती सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे लोग ना देखे हुए बिना क्या करते हैं कि गलती कर लेते हैं बिना ऑक्टेट का। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर एंड पोलर में पहले चूज कीजिए। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नॉन पोलर है, और नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, तो पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। ये बात समझ में आया। इसका मतलब ये पता चल गया कि 1 जो है वो 2 और 3 से ज्यादा स्टेबल है। अब देखो यहां पर देखते हैं तो ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट, क्योंकि कार्बन पे माइनस है, ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्सीजन पे क्या है, माइनस है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट है।
यहां कार्बन पे प्लस है यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, और यहां ऑक्सीजन पे प्लस है ऑक्टेट इनकम्प्लीट, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहां 3 बॉन्ड नहीं बनाया है। अगर ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया होता तो हम लोग बोलते कि सही है। तो अब बताओ कि O प्लस और C प्लस में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो कार्बन प्लस जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा ऑक्सीजन प्लस से। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, यहाँ बहुत लोग ऐसा किए होंगे कि 1 देन 3 देन 2। ठीक है, तो यहाँ गलती नहीं होना चाहिए। आप याद रखना कार्बन प्लस इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद आ रहा है क्वेश्चन नंबर 29 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। होप कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 में जो आप लोग गलती कर रहे होंगे समझ में आया होगा कि ऐसा गलती नहीं करना है। रेजोनेंस बहुत सिंपल सा बात है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ये क्वेश्चन गलत करता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, यहाँ पे समझ कर बात करना है। 29 नंबर देखो बच्चे, द रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन इज, अब देखो CH2 यानी इसको बोल सकते हैं डिहाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ द विसिनल डाई ब्रोमाइड, और प्रोडक्ट बोला जा रहा है कि अल्काइन में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट होना है। समझ रहे हो? यानी कि ये दोनों ब्रोमीन को एलिमिनेट करना है, और ब्रोमीन के साथ साथ यहाँ हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो रहा है, यानी 2 बार यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने जा रहा है। तो अब पहला रिएजेंट आपको दिया अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH तो सिर्फ एक ही स्टेप को ले सकता है। उसके बाद दिया गया है जिंक अल्कोहल, तो जिंक हीट रहता है, तो यहां एक ही डबल बॉन्ड को बनाने के लिए इसके लिए जिंवार्ड होता है। तो इसमें हम लोग को 2 बार एलिमिनेशन करना है, यानी एक बार ये अल्फा होगा ब्रोमीन, तो ये बीटा होगा हाइड्रोजन। ये अल्फा 1 बोले तो इसको अगर अल्फा 2 बोलते तो ये बीटा 2 हो जाएगा। समझ रहे बात? तो इस तरीके से एक बार ये ब्रोमीन जाएगा तो ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन जाएगा तो ये हाइड्रोजन, और ओवरऑल यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, तो यहाँ पे बनने जा रहा है ट्रिपल बॉन्ड। तो होता क्या है समझना, अगर पहला बार हम लोग इसका यूज करते हैं, रिमूव कर रहे हैं ब्रोमीन, इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं, समझ लेना। अगर अल्कोहलिक यूज करते हैं बच्चे, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, हीट करते हैं, तो ये अल्फा ये बीटा, ठीक है, तो बीटा से H जाएगा, अल्फा से ब्रोमीन जाएगा, गया यहां से, और ये क्या बन जाएगा, एक H गया CH डबल बॉन्ड, और ये रह गया ब्रोमीन, और यहां हो गया CH2। अब ये रेजोनेंस में स्टेबलाइज हो जाने के कारण अल्कोहलिक KOH से ये रिएक्शन कैरी नहीं कर सकते, यानी इससे ज्यादा स्ट्रांग अपने को बेस चाहिए, और उसके लिए अपने को यूज करना होगा NaNH2। अगर ये NaNH2 अब हम लोग यूज करेंगे तो यहां से अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, ये हो गया अल्फा एंड देन ये हो गया बीटा, अल्फा से यहां से ब्रोमीन जाएगा, बीटा से H जाएगा, और ये बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH। बात समझे बात को? ये रीजन होता है कि अल्कोहलिक KOH अकेले इस रिएक्शन को कैरी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा अपना ऑप्शन नंबर 3। ये था क्वेश्चन नंबर 29 में, जिसको कुछ मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही कर दिया। यानी सिंपल से याद रखना कि 2 हैलोजन्स और 2 हाइड्रोजन को हटाना है, तो 2 बार अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, जिसका पहला रिएक्शन जो होगा वो अल्कोहलिक KOH से कैरी हो जाएगा, लेकिन दूसरा स्टेप जो होगा वो रिएक्शन नहीं कैरी होता है अल्कोहलिक से, तो उससे स्ट्रॉन्ग हमें चाहिए, जैसे कि NaNH2। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यहां बोला जा रहा है द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स। रेडिकल का स्टेबिलिटी के बारे में आप एक बात को याद रखना कि रेडिकल का स्टेबिलिटी जो होता है वो ज्यादा प्रायोरिटी देता है रेजोनेंस को। तो पहले वाले में क्वेश्चन में देखते हैं CH3, ये देखो ये अलाइल रेडिकल के जैसा बना हुआ है। ये क्या किया बच्चे, ये हाफ इधर, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन, ये रेडिकल CH3 और ये आया आपका sp2 के ऊपर पॉजिटिव रेडिकल। तो sp2 कार्बन पे याद रखना पॉजिटिव या रेडिकल अनस्टेबल होता है। ठीक, उसके बाद अगर बात करें थर्ड में तो CH3CH
रेडिकल CH3, तो इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेकिन 6 अल्फा हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजर। इसमें करेक्ट आंसर होगा 1 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2। समझे बात को? 2 जो होगा वो सबसे लास्ट में होगा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आने जा रहा है ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बहुत अच्छा रिएक्शन है। एक नेम रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है 31 नंबर नेम रिएक्शन है, जिसमें कि कार्बाइलामाइन रिएक्शन आप जानते हो, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे फोल स्मेलिंग सब्सटेंस बनता है, एक फोल स्मेलिंग सब्सटेंस यानी बैड स्मेलिंग सब्सटेंस बोलते हैं, जिसे बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ये हो रहा है क्या? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो कार्बाइलामाइन रिएक्शन। तो कार्बाइलामाइन जो रिएक्शन होता है बच्चे, वो RNH2 यानी प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन का रिएक्शन होता है। क्या समझे? प्राइमरी एलिफेटिक या एरोमेटिक अमाइन का ये रिएक्शन होता है, जिसमें कि आइसोसाइनाइड बनता है। क्या इसका रिएक्टेंट होता है? रिएजेंट याद होगा, क्लोरोफॉर्म होता है प्लस KOH एंड हीट। यही काम यहां भी करना है। ये बन जाएगा RNC अल्काइल आइसोसाइनाइड, और ये बन जाएगा बेंजीन NC फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपने से पूछा जा रहा है ये नहीं कि क्या बनेगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से परफॉर्म नहीं करेगा। तो याद रखिएगा ये टेस्ट है कार्बाइलामाइन रिएक्शन प्राइमरी अमाइंस को चेक करने के लिए, सेकेंडरी एंड टर्शियरी से। तो इस सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब पहला रिएक्शन दिया है एनिलीन, जो ये ऑप्शन भी बना दिखा मैं। उसका दूसरा दे रहा है इथाइल NHCH3, इथाइल मिथाइल अमाइन, टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन। टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन का मतलब क्या हो गया? टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दीजिए, NH2। उसके बाद क्या दिखा जा रहा है? आइसोप्रोपाइल अमाइन CHCH3 NH2, यानी यह भी 1 डिग्री है, यह भी 1 डिग्री है, और ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। अब बताओ ये कार्बाइलामाइन रिएक्शन आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं देने जा रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पे बहुत लोगों को लगेगा सर ये 1 डिग्री कैसे बोल रहे हैं? तो बेटा नाइट्रोजन का ये रूल होता है कि नाइट्रोजन जितने कार्बन डायरेक्टली जहां कार्बन लगा है, ये देखो एक ही कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई 1 डिग्री है। उसके बाद कितना कार्बन उससे मतलब नहीं है। जैसे इसमें देखो एक नाइट्रोजन इधर लगा कार्बन, एक नाइट्रोजन इधर, यानी एक बार में नाइट्रोजन 2 बॉन्ड से लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी। अगर 3 लगता तो टर्शियरी। मान लो ऐसा रहता, ये नाइट्रोजन है, इधर मिथाइल लगा हुआ है, इधर एक और मिथाइल लगा लो, इधर एक और मिथाइल लगा लो, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा। समझे बात को? और याद रखिएगा एक पॉइंट और है कि प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी और अमाइन और टर्शियरी अमाइन with the same molecular formula they are functional isomers of each other। कि भाई आइसोमर्स होने के लिए क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम चाहिए। तो ये सब क्या होता है? एक दूसरे का सब फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर इसके लिए 2 बना था सही। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं 32 नंबर में। 32 नंबर भी एक समझना है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं यहाँ पे, कोशिश कीजिएगा इसको याद रखिए, याद रखने से ही ये क्वेश्चन बनता है। देखो बेसिक स्ट्रेंथ में याद रखना, अगर ये RNH2 है, ठीक है, और ये अगर नंबर 1 में हम लोग बात करते हैं कि अगर ये R बराबर मिथाइल है, ठीक है, यानी प्राइमरी हो सकता है अमाइन, सेकेंडरी हो सकता है अमाइन, टर्शियरी हो सकता है, लेकिन ये R बराबर CH3 लगा हुआ है, तो इसके लिए यूज करना फॉर्मूला 2 डिग्री यानी 213 अमोनिया। क्या बोलेंगे? 213 अमोनिया मतलब 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री अमोनिया, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री देन अमोनिया, ये सही होता है। ठीक है, और अगर बच्चे यहां पे R बराबर आपको दे रखा है CH2 CH3, यानी अगर इथाइल दे रखा है, तो यहां पे करना 231 अमोनिया। क्या करना है? 231 अमोनिया। ये फॉर्मूला इसको याद रखना, अगर मिथाइल है तो 213 अमोनिया, अगर इथाइल है तो 231 अमोनिया, 231 अमोनिया। इसका मतलब क्या हुआ? 2 डिग्री देन 3 डिग्री एंड देन 1 डिग्री एंड देन क्या होगा? अमोनिया होगा, है ना। चलिए सही है, उसके बाद देखते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने लायक यहाँ पे बन गए हैं। तो देखिएगा, पहला फर्स्ट बोल रहा है 2 डिग्री देन 1 डिग्री
देन अमोनिया एंड देन बेंजीन अमाइन, इसका मतलब एनिलीन, बिल्कुल सही है। और यहां भी क्वेश्चन क्या है, इज नॉट करेक्ट फॉर द बेसिक स्टैंड इन एक्वेटिक मीडियम। एक्वेटिक मीडियम का मतलब कभी कभी यहां एक्वेटिक मीडियम बोल देगा, एक्वस मीडियम बोल देगा, हाँ ऑन रिएक्शन विथ एक्वस HCl बोल देगा, बात बराबर है सब, ठीक है। चलिए उसके बाद है सेकंड में 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, देखो बिल्कुल सही ये वाला क्वेश्चन आ गया, हाँ 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। उसके बाद देखो मिथाइल अमाइन में दिखा रहा है 3 डिग्री का ज्यादा देन 2 डिग्री 1 डिग्री, ये गलत है। ये कब सही होगा, जब यहां पे एक्वेटिक मीडियम या एक्वस मीडियम ना बोल करके यहां पे बोल दिया होता, क्या बोल दिया होता, गैसियस फेज बोल दिया होता। अगर गैसियस फेज बोलता है तो हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और अगर एक्वेटिक मीडियम बोलता है तो मिथाइल के केस में 213 अमोनिया एंड इथाइल के केस में 231 अमोनिया। समझे बात को, ये क्लियर याद रखना है बात को। अगला बोला जा रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहां पे हम लोग के लिए क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट सीक्वेंस में इसे अरेंज किया गया है। उसके बाद है 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन फिनाइल एंड देन अमोनिया देन एनिलीन, बिल्कुल सही है। रेजोनेंस करेगा तो क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर हुआ हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोगों को करेक्ट आंसर में क्या चूज करना था, जो इनकरेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना बच्चे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में पढ़ो ना, अभी देखो क्या हो रहा है, सीक्वेंस क्वेश्चन का एग्जाम में ज्यादातर दे रहा है नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि नॉट नहीं दिखता, करेक्ट समझ में आ जाता है, और बाई चांस अगर करेक्ट अपना ऑप्शन नंबर 1 ही दे रखा है तो उस समय तो लगता है आगे का पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि पहला ही लगेगा ये तो करेक्ट है, वो यार गलत है। वो पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, अच्छे से अंडरलाइन करिए क्वेश्चन को कि क्या बोला जा रहा है, थोड़ा समय देंगे क्वेश्चन के लिए, अच्छा से रखेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे तो जरूर आंसर सही बनेगा, ठीक है। निगेटिव से दूर रहना है, निगेटिव बातों से दूर रहना है, निगेटिव चीजों से दूर रहना है। एग्जाम में काफी दिन नहीं है, एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो अब आपको क्या करना है, तो प्रीवियस ईयर ये टेस्ट पेपर्स और टीचर्स से नोट और एनसीईआरटी, खासकर ऑर्गेनिक में मैं बता रहा हूं, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये जरूर आप थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, क्योंकि यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। बाद बाकी ऑर्गेनिक के चैप्टर से तो आपके रिएक्शंस आना ही है, हाँ रिएक्शंस कोई ना कोई टर्म में आना ही है, रिएक्शन को हर जगह वहीं से आने वाले, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं मिक्स रहेगा। चलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, देखो रिएक्शन का नाम ले रहे, रिएक्शन आ गया। अब इसके बारे में देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें 5-7 हम रिएक्शन बताते हैं। कह रहा है कि अगर ये KMnO4 से रिएक्शन करते हैं, KOH एंड हीट देते हैं यानी कि अल्कलाइन मीडियम में, तो क्या होगा। तो देखो इस रिएक्शन को याद रखना, कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन रखने वाला मॉलिक्यूल जो होगा, ठीक है, कोई भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन रखने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वहां पे ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड देन हाइड्रोलिसिस करेंगे तब वो कहां जाएगा, बेंजोइक एसिड में। यानी अब यहां से इसको मॉलिक्यूल को क्लीव कर दीजिए, यानी एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन वाला है तो ये बन जाएगा कुक। कौन सा कुक बनेगा ये, तो बेंजीन कुक। इसका मतलब कैसे पढ़ेंगे, बेंजीन कुक का नाम क्या होगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है। साथ में क्या बनने जा रहा है, तो फॉर्मेट यानी HCOOK, H कुक हो गया। अब अगर इसको हाइड्रोलिसिस बोल रहा है कि अगर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, इसके बाद ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। बोलिए बात समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या सर और कुछ रिएक्शन इसका, तो कुछ और रिएक्शन मैं बता रहा हूं। अगर ये टॉलिन के साथ रिएक्शन कर दिया जाए बेंजोइक एसिड बनेगा। इथाइल अमाइन ले लिया जाए बेंजोइक एसिड बनेगा। आइसोप्रोपाइल ले लिया जाए CHCH3, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा। बेंजल्डिहाइड ले लिया जाए CHO बन जाएगा बेंजोइक एसिड। एसीटोन भी ले लिया जाए, मतलब शॉर्ट एसीटोन, एसिटोफेनॉन, यह भी देगा, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये भी क्या करेगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन अगर ये दे दिया जाए तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, इस केस में बोलेंगे नहीं। तो इतना सारा कुछ और क्वेश्चन था। अब ऐसा नहीं किसी एक ही है, मान लो यहाँ पे आप ये ले लो, बेंजीन है, हाँ CH2, इसका भी क्या बनेगा, इसका भी आपको यही बेंजोइक एसिड बनने जा रहा है, ठीक है। यानी बेंजाइलिक हाइड्रोजन वाला जो भी अल्काइल बेंजीन होगा वो सब ऑक्सीडाइज कर जाएगा किसमें, बेंजोइक एसिड।
तो इसमें करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 हो रहा है, बेंजोइक एसिड। ये ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजाइलिक हाइड्रोजन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप का है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ और जो रिएक्शन देता हूं इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से लिख लेना इसका कि किसके किसके बारे में बताया गया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट के साथ इसको जरूर बना लेना, एक बार ध्यान रखना कि किसका किसका और रिएक्शन देता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट मूव करते हैं 33 नंबर के बाद 34 नंबर। तो 34 नंबर अभी जो बता रहा था मैं कि चैप्टर्स ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, आगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब ये याद रहेगा, बन जाएगा सेकंड भर में, और ऐसा क्वेश्चन सेकंड भर में ही बनने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड किसको बोला जाता है, मोनोसैकेराइड उससे बोला जाता है कि द कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट गिव मोर फर्दर मोर ऑफ नंबर ऑफ सैकेराइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़े हैं कार्बोहाइड्रेट जिससे कि आप फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते हैं उसका, जिससे कि एक अलग सैकेराइड यूनिट मिले, उसे मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, जैसे कि यहाँ पे गैलेक्टोज हो जाएगा। अब देखो बेटा, माल्टोज दे रखा है, माल्टोज क्या होता है, माल्टोज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। लैक्टोज दे रखा है, लैक्टोज किससे बनता है, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज से बनता है। स्टार्च दे रखा है, स्टार्च के बारे में जानते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, गैलेक्टोज होगा। ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन बन गया क्या, गैलेक्टोज, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। ये भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन से है। अभी मैं बात कर रहा था ये सब चैप्टर्स को लेकर, देखिए इसी क्वेश्चन से चैप्टर से है। ये आपको दिया गया है केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ से दिया हुआ है 35 नंबर। 35 नंबर में क्या दे रखा है, नॉट करेक्ट। फिर से आ गया स्टेटमेंट, क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पढ़ते बच्चे, इक्वानिल इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। तो 2 मिनट इसमें देखो बता रहे हैं इक्वानिल, ये सब कहां है, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में। मैं बताता हूं, पेज नंबर भी आप देख सकते हो, पेज नंबर 442 पर देखोगे, पेज नंबर जब 42 एंड 52 देखोगे, इक्वानिल जो होता है एक ट्रैंक्विलाइजर्स होता है, ट्रैंक्विलाइजर्स न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स होते हैं। और हाँ, इक्वानिल इज यूज्ड इन कंट्रोलिंग डिप्रेशन एंड हाइपरटेंशन। क्लियर बात। तो ये स्टेटमेंट सही है, अपने से पूछा गया था स्टेटमेंट कौन सही नहीं है। अब देखना पेज नंबर 452 पे यहीं पर दे रखा है, इक्वानिल का ही एक अलग कंपोजिशन आता है, इक्वानिल के ही जगह पे एक आता है मेप्रोबेमेट इज रिलेटिवली माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर सुटेबल फॉर रिलीविंग टेंशन। ये सब ट्रैंक्विलाइजर्स कैसे होते हैं, तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होते हैं जो कि मेंटल डिजीज, हाइपरटेंशन, हाँ डिप्रेशन के लिए यूज किया जाता है कि ट्रीटमेंट के लिए। उसके बाद है टर्फेनाडाइन ड्रग्स एक्ट एज एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स में यहां पे याद करो जब आप पढ़ते हो एंटासिड्स के बारे में, उसके बाद तुरंत अगला स्टेटमेंट दे रखा है 451 में, जिसको कि टर्फेनाडाइन को ही हम लोग सेल्डेन बोलते हैं, और डिमेटाप होता है ब्रोमोफेनिडाइन को। इसमें हम लोग इसका यूज करते हैं किसके लिए, तो एंटीहिस्टामिन्स के लिए। तो ये भी सही है। इरिथ्रोमाइसिन के बारे में बोला जा रहा है, जो कि एंटीबायोटिक के बारे में बात किया जा रहा है बच्चे, एंटीमाइक्रोबियल्स के पॉइंट में पढ़े होंगे एंटीबायोटिक्स। तो इरिथ्रोमाइसिन इज अ बैक्टीरियोसाइडल। देखो 2 तरीके का एंटीबायोटिक होता है यहाँ पे, एक ऐसा जो कि उसको किल करे, तो किल जब करेगा तो उसे साइडल बोला जाएगा। हाँ, बैक्टीरियोसाइडल क्या मतलब, वो किल करना, और अगर इनहिबिट करता है, इसे रोकता है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक बोलते हैं। तो इरिथ्रोमाइसिन जो होता है वो आपका बैक्टीरियोस्टैटिक होता है। ठीक है, इसके साथ टेट्रासाइक्लिन भी होता है। अब बैक्टीरियोसाइडल का मतलब समझ रहे हो, जो कि एंटीबायोटिक जिसे यूज किया जाता है इसको किल करने के लिए। इसके पहले भी स्पोर्ट्स में हम लोग आ चुके थे, स्पोर्ट में उस समय भी हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया, हाँ पेनिसिलिन जी सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, पेनिसिलिन हो गया, ठीक है, ऑफ्लैक्सासिन हो गया, ये सब आ जाता है बैक्टीरियोसाइडल के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों बनने जा रहा है, क्योंकि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है ना कि बैक्टीरियोसाइडल है। और बोल रहा था इरिथ्रोमाइसिन इज अ बैक्टीरियोसाइडल, ये गलत स्टेटमेंट है। इट इज दैट इज क्या बोला जाएगा यहाँ पे कि इरिथ्रोमाइसिन इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। क्लियर है बात। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। हर बार के जैसा यहाँ भी बताऊंगा, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसमें 15 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन का ही अटेम्प्ट लेना है।
और इस 10 क्वेश्चन के अटेम्प्ट लेने से में काफी इंपॉर्टेंट याद रखना, ध्यान रखना कि ऐसा ही 10 क्वेश्चन पे आप अटेम्प्ट करो जिसके बारे में आप 100% यानी 110% गारंटी रहो। 10 क्वेश्चन बनाना है तो 100% नहीं, क्या बोल रहा हूं, 110% गारंटी के साथ रहे, उसी 10 क्वेश्चन को बनाइएगा। काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है 5 क्वेश्चन छोड़ने का। तो अगर जो हमें बढ़िया से आता है ना, उसको एफर्ट लगाना है बनाने के लिए, ठीक है। जो नहीं आ रहा है, जो लेंदी लग रहा है, उसे छोड़ देंगे और पहले स्टार्ट करेंगे वो जिसमें जो आसान है, जो जल्दी बन रहा है, वो हर एक सेक्शन में ऐसा देख लेंगे। तो क्वेश्चन है अगला 46 नंबर, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर क्या है, 46 नंबर। एक रिएक्शन दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि अल्कोहल है CH3OH, इसका रिएक्शन हो रहा है सोडियम के साथ। ये सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, H को रिमूव करेगा और H यहां पे H गैस के बाहर फॉर्म में निकलते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड। उसके बाद दिया जा रहा है रिएक्शन CH3CH2Br के साथ, ब्रोमीन को बाहर निकाल रहे हैं आप, CH3O CH2CH3, क्या बन गया यहां से, मिथॉक्सी इथेन इज द करेक्ट आंसर, ये सही बोल रहा है। तो कौन सा इसमें चूज करेंगे, इसमें चूज करेंगे ऑप्शन नंबर 1 यहां पे करेक्ट होगा। नाम क्या होगा, मिथॉक्सी, क्योंकि मिथॉक्सी इथेन, समझे बात को, मिथॉक्सी इथेन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे फर्स्ट जो होगा इसका करेक्ट है। और ये जो रिएक्शन हुआ बच्चे, इतना दूर को हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर बोलते हैं। विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। ये SN2 मैकेनिज्म होता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ, विनाइल हैलाइड के साथ और अल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं देने जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं 47 नंबर। 47 नंबर आपका एक नेम रिएक्शन है, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन आप समझ रहे हैं क्या होता है, तो नाइट्राइल का एक रिएक्शन होता है, हाँ नाइट्राइल का रिएक्शन होता है 47 नंबर स्टेनस क्लोराइड के साथ। स्टेनस क्लोराइड यानी SnCl2 प्लस HCl, ये क्या बनता है यहां से, ये बनता है यहां से CHNH इमीन बोलते हैं इसको, यानी फिनाइल इमीन बनेगा ये। इसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं, अब आपको यहाँ पे साथ में दे रखा है, कोई जरूरत नहीं अलग से, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये अल्डिहाइड बनता है, यानी ये हो जाएगा CHO, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, व्हाट इज द P यानी प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हियर क्या होगा, PHCHO, यानी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। और ये था स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं इसे, स्टीफेंस रिएक्शन। नाइट्राइल का रिएक्शन होता है स्टेनस क्लोराइड के साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्डिहाइड या कीटोन पे और अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। ये बात तो आप समझ रहे हो। तो 48 नंबर देखना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बहुत आसानी से आप बना सकते हो। ये दिया हुआ है CH3MgI, MgBr रहे I रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्या हुआ, O माइनस, यहां से हाइड्रोलिसिस किए, ये H आ गया तो क्या बन गया CH3COH CH3 और ये क्या बन गया CH3, ठीक है। अब उसके बाद दे रहा है H2SO4, H2SO4 दे रहा है तो अल्फा यहां से बीटा, ठीक है। अल्फा बीटा यहां से क्या हुआ, यहां से H गया, यहां से OH गया, क्या बन गया ये CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, समझे बात को, ये बन गया। अब बोल रहा है इसके बाद BH3THF, क्या बोला जा रहा है BH3THF, यानी यहां से हम लोग लेकर आते हैं CH3 आइसोब्यूटीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आइसोब्यूटीन। BH3THF आप जान रहे हो, H2O2 हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसे। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ये अल्कोहल बनाएगा और ये क्या बनने जा रहा है CH3, है ना, CH3C CH3H और ये CH2OH, कुछ ऐसा बनने जा रहा है ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। तो क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन। देखो बच्चे, अब फर्स्ट को क्या किया ना, ये कर दिया ऐसा CH3 ऐसा लिख दिया, CH3 CH CH2OH, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों सेम है ना। चलिए
क्वेश्चन नंबर 49 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इस पे एलेबोरेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, उसके बाद ये कुछ नहीं है, बस 15 लास्ट क्वेश्चन है। तो 49 को थोड़ा अच्छे से देखा जाए, क्या बोला जा रहा है, इसका मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म से ही क्वेश्चन दिया है, इसका मतलब अगर मैकेनिज्म से क्वेश्चन इस टेबल पे आता है, इस क्वेश्चन से कोई भी मैकेनिज्म से क्वेश्चन आएगा या किसी भी टॉपिक से रहेगा इस क्वेश्चन का, तो आप बहुत आसानी से बना लोगे। अब 49 नंबर दे रहा है, बोल ये बोल रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br2 लाए CCl4 के प्रेजेंस में और प्रोडक्ट बना दिए डाइब्रोमो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट, क्या बना, कार्बोकेटाइन बना, कार्बोनाइन बना, फ्री रेडिकल बना। तो भाई तीनों में से कुछ नहीं बना, यहाँ पे साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। कैसे बनता है उसको एग्जांपल, उसको समझ रहे हैं हम लोग, मैकेनिज्म समझ रहे हैं। ये आया Br प्लस, इसके पास लोन पेयर्स होता है, ये बन गया आपका साइक्लिक हेलोनियम आयन। अगला जो Br माइनस है वो क्या करेगा, एंटी पोजीशन से अटैक करेगा, दैट्स वाई यहां पे प्रोडक्ट देता है एंटी रिएक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। समझे बात को, ये हुआ। अब देखो बच्चे, अब यह क्या क्या और पूछ सकता है, तो देखो ये एंटी रिएक्शन होता है। मान लो यहाँ डबल बॉन्ड दे देता और बोलता है स्टीरियो में बताओ, तो स्टीरियो में बताओ तो हम लोग क्या करते हैं, स्टीरियो में बताओ तो कुछ नहीं होता। ये ब्रोमीन एक अबव द प्लेन होता तो दूसरा ब्रोमीन बिलो द प्लेन हो जाता। समझे बात, दूसरा ब्रोमीन बिलो द प्लेन। अब ये नहीं कर देना कि दोनों को अबव कर देना, गलत हो जाएगा। अगर कहीं ऑप्शन दे दिया कि दोनों को अबव कर देते हैं तो भी गलत है, दोनों को अगर बिलो कर देते हैं, दोनों को अगर बिलो कर देते हैं तो भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। ठीक है, तो एंटी रिएक्शन होता है ये। अगर यहीं पर स्टीरियो में क्वेश्चन पूछ लिया आपको सिस और ट्रांस से, तो चलो उस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 49 का तो आंसर आप समझ गए ना कि ऑप्शन नंबर 4 होने जा रहा है, साइक्लिक हेलोनियम आयन। लेकिन थोड़ा और इलाबरेट करता हूं मैं इसको। अगर ये सिस पे रहता बच्चा, ये सिस रहता और बोलता कि व्हाट इज द स्टीरियो के अकॉर्डिंग इसका प्रोडक्ट, तो अब ये क्या बोल रहे हो, Br2 CCl4 है ना, Br2 क्या दे रहे हो, CCl4। तो यहां से क्या बन जाएगा, सिस के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, ये एंटी होता है तो CAR, कार ले लो, कार के ले लोगे तो क्या बनेगा, सिस के ऊपर एंटी, आर का मतलब रेसमिक मिक्सचर। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होने जा रहा है, रेसमिक होने जा रहा है। यानी एक ब्रोमीन इधर, एक ब्रोमीन इधर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3। इसका मिरर इमेज बना देंगे, मिरर इमेज एक बनेगा, ये बन जाएगा Br, ये H, ये Br और ये CH3। पूछेगा दोनों में रिलेशन क्या है, तो रेसमिक मिक्सचर, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहीं पर ट्रांस रहता है, ये CH3, ये H और ये H और ये Br2 CCl4। ठीक है, तो ट्रांस के ऊपर अगर AM करेंगे, ट्राम, क्या करेंगे, ट्राम, ट्रांस के ऊपर A करते हैं तो ट्राम होगा। तो M का मतलब होगा मीजोमर्स, यानी ये दोनों ब्रोमीन यहां आएगा जिसमें कि सिमेट्री है ना, और ये हो गया मीजोमर। ठीक है, तो इतने बात को ध्यान रखिएगा। अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है आपके पास, तो अब आपको हर क्वेश्चन को मैं यहाँ बता दिया, डिस्कस कर दिया हूं। यहाँ पे आपको होप कि यहाँ पे अगला अब प्रॉब्लम नहीं आने जाएगा। ठीक है, किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पॉइंट से रहता है तो आप बना लोगे। एक में कार बनेगा, एक में ट्रैम बनेगा। ट्रैम का मतलब मीजोमर्स होगा, कार का मतलब रेसमिक मिक्सचर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके बारे में तो पहले ही हम लोगों ने कुछ किसी रिएक्शन में बता दिया था। यहां बोल रहा है CH3 NHCH3 ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया, 1 डिग्री हो गया। अभी तो बात किए थे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, अमाइंस आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स हो जाएगा। तो फंक्शनल आइसोमर्स होगा तो ऑप्शन नंबर इसका 4th जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। होप कि आप लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्कशन को आप लोग इसको देख रहे हो, समझ रहे हो, फायदा भी हो रहा है। ठीक है, और समय बहुत कम बचा हुआ एग्जामिनेशन को लेकर, तो एकदम ध्यान से अभी आप क्या करो, जो नया कुछ मत पढ़िए, जो पढ़ा हुआ है ना उसी को रिवीजन करते रहिए। जितने टेस्ट पेपर चल रहे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, टेस्ट पेपर को देखिए, टेस्ट का डिस्कशन देखिए, टेस्ट का डिस्कशन के साथ साथ आप इसको टेस्ट पेपर को फिर एनालिसिस कीजिए कि आप पे कहाँ पे कमी आ रहा है, कमी को दूर कर लीजिए। होप कि बहुत अच्छा होगा और मेहनत करते रहिए, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर, गुड लक, थैंक यू।